हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे ऋग्वैदिक काल का राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन। ठीक है, इस सब की चीज़ों के बारे में अपन क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पिछले जो ऋग्वैदिक काल का वीडियो आया था तो उसमें मैंने बताया था कि यार ये लोग कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस की थी, उनका टाइम पीरियड क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में अपन जान चुके थे। ठीक है, आज अपन समझेंगे इनके जीवन के बारे में। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन क्या था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी इनकी। ठीक है, धार्मिक, आर्थिक, ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक, लेकिन ऋग्वैदिक काल में एक चीज मैंने नहीं बताई, वो यहाँ पर समझ लो थोड़ा सा। क्या है, जो ऋग्वैदिक साहित्य होता था वो श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता था, ये याद रखना थोड़ा सा है। ठीक है, तो जब शुरुआत में जब आर्य आए थे तो ठीक है, संस्कृति या फिर जो लिपि थी लिखने की वो विकसित नहीं हुई थी। तो शुरुआत में जब आर्य आए थे तो जो वैदिक साहित्य था, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता था, श्रुति के माध्यम से सुन के। ठीक है, कुछ लोग बैठते थे, ठीक है, और जो एक प्रमुख हुआ करता था वो उनको सुनाया करता था वैदिक काल। ठीक है, वैदिक साहित्य। तो उससे क्या है, जो लोग सुनते थे उनके पास जाती थी सुन के। ठीक है, फिर वो अपने पीढ़ियों को बताते थे, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताते थे, ऐसे ही। तो ऐसे ही क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ वैदिक साहित्य का धीरे धीरे। ठीक है, फिर बाद में जाके इसको लिखा भी गया, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वेद को लिखा गया। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। ठीक, और जो ऋग्वैदिक साहित्य था, ठीक है, उससे अपौरुषेय बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है कि जिसे मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है, जो मानवीय कृति नहीं है, याद रखना, जिन्हें देवताओं के द्वारा लिखा गया ऐसा माना जाता है। अपौरुषेय शब्द का मतलब यही है। ठीक है, तो याद रखना, अपौरुषेय शब्द हिस्ट्री में क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखना। ठीक है, तो ये चीज है। तो आप समझते हैं इनका राजनैतिक जीवन। देखो, इनका जो राजनीतिक जीवन था उसमें पितृसत्तात्मक परिवार था। ठीक है, पितृसत्तात्मक परिवार था। आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी पितृसत्तात्मक परिवार। ठीक है, जो परिवार का प्रमुख हुआ करता था वो पिता या फिर पुरुष कोई हुआ करता था। ठीक है, तो वो पितृसत्तात्मक परिवार हुआ। ठीक है, तो परिवार इनका कैसा था, पितृसत्तात्मक, याद रखना। आगे देखो, प्रशासन के सबसे बड़ी इकाई कौन थी, इनका जो प्रशासन करने की सबसे बड़ी इकाई थी वो थी जन, याद रखना। ठीक है, जन, जिसके प्रधान को क्या बोलते थे, जनपति। ठीक है, जनपति नाम आया ऋग्वेद में। तो जन का जो प्रधान या प्रमुख हुआ करता था उसे बोलते थे जनपति। ठीक है, और जन का विभाजन होता था विश्व में। ठीक, ये याद रखना, जन का विभाजन विश्व में होता था, जिसका प्रमुख हुआ करता था विस्पति। ठीक है, और विश्व का विभाजन हुआ करता है ग्राम में, यानी गांव में। ठीक है, तो जिसका प्रमुख हुआ करता था ग्रामीण। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि वैदिक काल में यानी कि ऋग्वैदिक काल में ग्राम का जो प्रमुख हुआ करता था उसे क्या बोलते थे, ग्रामणी। ठीक है, जन का क्या होता था, जनपति। ठीक है, विश्व का क्या होता था, विस्पति। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फैक्चुअली। ठीक है, और ग्राम का जो विभाजन हुआ करता था वो गृह, कुल या परिवार में हुआ करता था। ठीक, गांव का जो विभाजन हुआ करता था वो गृह, कुल या परिवार बोल सकते हैं। इसका प्रमुख हुआ करता था गृहपति या कुल। ठीक है, कुलप, सॉरी। ठीक, कुलप शब्द याद रखना। ठीक है, तो कुलप शब्द आया है किसके लिए, कुल के लिए या ग्रह के लिए। ग्रह, ग्रह शब्द के लिए गृहपति, और कुल यानी परिवार, कुलप। ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है, अपन ऐसे समझ सकते हैं। देखो, सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो हो जाएगी वो ग्रह या कुल। ठीक है, ग्रह या कुल हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा ग्राम। ठीक, कई कुल या परिवार मिलकर ग्राम बनाएंगे, और ग्राम, कई ग्राम मिलकर क्या बनाएंगे, विश्व बनाएंगे। ठीक है, और कई विश्व मिलकर जन बनाएंगे। तो सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी जन, और सबसे छोटी हो जाएगी ग्रह, कुल या परिवार। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे देखो, आगे क्या है, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था का लोकप्रिय स्वरूप था राजतंत्रात्मक। ठीक है, यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी आर्यों की। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, गणतंत्रात्मक थी या राजतंत्रात्मक, तो राजतंत्रात्मक थी। राज्य, आर्यों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी। ठीक है, राजा का अभिषेक हुआ करता था, यानी राजा का राज्य अभिषेक हुआ करता था। ठीक है, ऐसा ही वर्णन मिलता है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है,
राजा का जो पद था वो वंशानुगत ही था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। ठीक है, ठीक। और राजा का कोई नियमित कर प्राप्त नहीं होता, मतलब राजा को कोई नियमित कर प्राप्त नहीं होता था। ठीक है, उससे बलि नामक स्वैच्छिक कर प्राप्त होता था। ठीक, तो ऐसा नहीं था कि मतलब राजा को कोई कर प्राप्त होता हो या जमीनी कर मिलता हो या फिर ऐसी चीजों टैक्स मिलता हो, व्यापार का टैक्स मिलता हो, ऐसा कोई वर्णन नहीं है ऋग्वैदिक काल में। ठीक, और ना ही मिलता था। उस कर के बारे में कोई जानकारी नहीं, बस एक कर है जिसे बलि बोलते हैं, याद रखना। ठीक, जो भी स्वैच्छिक रूप से दिया जाता था जनता द्वारा, ठीक है, दान के रूप में मान लो, ठीक है, किसी भी तरीके से स्वैच्छिक रूप से, इस पर फोर्स नहीं था। अगर नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया तो अच्छी बात है। तो याद रखना। तो नियमित कर का कोई वर्णन नहीं मिलता। अब नियमित कर क्यों नहीं मिलता वर्णन? क्योंकि यहाँ पर कोई नियमित सेना ही नहीं थी। ठीक है, कोई युद्ध का कोई कारण ही नहीं था, युद्ध होते नहीं थे इतने। ठीक है, तो टैक्स कब लिया जाता है? सेना को बनाए रखना, आर्थिक व्यवस्था बनाए रखना, इन सब चीजों से इनको कोई इतना मतलब था नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई कर का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि इनकी कोई स्थायी सेना थी नहीं। ठीक, इन्हें आर्थिक कोई विकास करना नहीं था, या फिर किसी दूसरे लोगों से इनको युद्ध करना हो या दूसरे लोगों में व्यापार करना हो, ऐसा कोई प्रावधान मिलता नहीं है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कोई टैक्स की बात नहीं थी। बस एक टैक्स का वर्णन है, यानी कर का वर्णन, वो बलि, वो भी स्वेच्छा से दिया जाता था लोगों के द्वारा, याद रखना। ठीक है, ले अब देखो आगे क्या। राजा का मैंने क्या बताया, पद जो था वो वंशानुगत था। ठीक, इसको समझते हैं, वंशानुगत था, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन इस काल में राजा निरंकुश नहीं था। ठीक है, मतलब इस पे अंकुश लगाया हुआ था। ठीक है, आम जनता द्वारा या फिर लोगों द्वारा। इस काल का जो राजा था वो आने वाले जो राजा आएंगे, ठीक है, चाहे मौर्य काल के हो या फिर वो राजा, और जिन राजा वर्तंत्र था। ठीक है, क्योंकि ये निरंकुश नहीं थे। ठीक है, क्योंकि राजा की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए कुछ कबीलाएं संस्थाएं भी थी जो राजा को क्या करती थी, अंकुश लगाती थी। ठीक है, कुछ सभाएं थी। ठीक, तो उन सभा में देखो क्या है, या संस्थाएं थी, उनमें से एक सबसे पहले सभा। सभा क्या थी, इसमें कौन हुआ करते, इसमें हुआ करते श्रेष्ठ लोग। ठीक है, या कुलीन जन भाग लेते थे। ठीक है, जैसे पुरोहित लोग हैं, ठीक है, और सेनापति वगैरह, वो सब इसमें भाग लेते थे। इसके अध्यक्ष को कहते थे सभापति, यानी कि जो सभा होती थी उसके अध्यक्ष सभापति कहलाता था। सदस्यों को सभा कहते थे। ठीक है, तो इतना याद नहीं रखना कि सदस्यों को क्या कहा जाता था। ठीक, लेकिन ये याद रखना सभा का जो अध्यक्ष होता था उसे सभापति कहा जाता था। ठीक है, सभा का काम क्या था, न्याय का काम भी करती थी सभा। ठीक है, ठीक, तो न्याय का काम करती थी, मतलब किसी को अगर न्याय देने की बात करी जाए तो वो सभा ही किया करती थी। ठीक है, तो राजा पर न्याय का कोई वो नहीं था, राजा न्याय नहीं करता था, जो सभा होती थी वो न्याय करती थी। ठीक है, लेकिन आने वाले काल में क्या होता है, राजा ही सब कुछ हो जाता है। ठीक है, धार्मिक, न्यायिक, सब चीजें कौन, राजा ही संभालता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, तो सभा क्या करती थी, न्याय का कार्य संभालती थी। ठीक, आगे देखो, समिति हुआ करती थी एक। अब समिति में क्या है, इसके सदस्य आमजन होते थे, जो आम जनता होती थी वो इसके सदस्य होते थे एक तरीके से। ठीक है, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है, ये याद रखना। समिति का जो अध्यक्ष हुआ करता था या प्रमुख हुआ करता था उसे ईशान बोलते थे। ठीक है, राजा की जो नियुक्ति हुआ करती थी या पदच्युत यानी कि हुआ करता था। ठीक है, और उस पर नियंत्रण जो लगाता था वो समिति ही लगाती थी। ठीक है, अगर उसको नियुक्ति करना है तो ये समिति के जो लोग थे, ठीक है, आम जनता थी, जो आम जन लोग थे, वही राजा की नियुक्ति करते थे। अगर राजा सही से कार्य नहीं कर रहा है या राजा कुछ दिक्कत कर रहा है, ठीक है, आम जनता को परेशान है या कुछ भी कर रहा है, तो राजा की जो नियुक्ति है उसको निरस्त कर देते थे समिति के लोग। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये निरंकुश नहीं था। ठीक है, इस पे अंकुश लगाया जाता था सभा समिति द्वारा। ठीक है, राजा को हटा भी दिया जाएगा, भले ही वो वंशानुगत हो। ठीक है, अनुवांशिक को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इनका नियंत्रण रहता था राजा पर। ठीक है, ना कि राजा का इन पर नियंत्रण था। ठीक, याद रखना, समिति और सभा समिति। ठीक, फिर एक और है संस्था विदत नाम की। ठीक है, विदत, यह सबसे प्राचीन संस्था है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो सभा समिति विदत गण, जो चार संस्थाएं थी वो परिषद, उनमें सबसे प्राचीन कौन सी थी, उनमें सबसे प्राचीन संस्था थी विदत। ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन फैक्चुअली बन जाता है। जिसका कार्य था जो सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित हुआ करती थी, जिसे जनसभा भी बोलते थे। ठीक है, जनसभा, लोगों की सभा बोला जाता था इसे, जनसभा। ठीक है, जो सैनिक होते थे और असैनिक तथा धार्मिक कार्य, सभी कार्य कौन करती थी, वो विदत करती थी। ठीक है, विदत। ठीक है, याद रखना। ठीक, उसके बाद परिषद थी, एक जनजातीय सैन्य सभा जैसी थी। ठीक, तो अपन को ये ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, लेकिन विदत को याद रखना क्योंकि ये सबसे प्राचीन संस्था थी। ठीक, आगे देखो,
आगे क्या है, राजतंत्र के अतिरिक्त ऋग्वेद में गैर राजतंत्रात्मक राज्य का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, जैसे गढ़ कहा जाता है। ठीक, इसका प्रमुख गणपति कहलाता था। ठीक है, तो ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। आगे देखो, आगे क्या है, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लिया करती। सभा, सम्मति, विदत, इन सब में महिलाएं भाग लिया करती थी। ऐसा नहीं था कि महिलाओं को रोके रखा कि नहीं कि पितृसत्तात्मक समाज है तो महिलाओं को नहीं, ऐसा नहीं, महिलाओं को बिल्कुल बराबर का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, भले ही पितृसत्तात्मक समाज हो, क्योंकि जो सभा, सम्मति, विदत जितने भी कार्य होते उनमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी। ठीक है, उनको रोका नहीं जाता था। अगर उनकी इच्छा नहीं है वो बात अलग अलग, महिलाओं को बराबर का हक था कि वो सभा समिति में बराबरी में बैठ सकती हैं, बोल सकती हैं, अपने विचार रख सकती हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज, क्योंकि महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वर्णन मिलता है इस चीज का। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते फिर ठीक है, इनकी जो व्यवस्था थी, यानी कि इनकी स्थिति जो थी स्त्रियों की, वो थोड़ी कम होने लगी, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं हुई थी कि बहुत खराब हो गई हो। उत्तर वैदिक काल में भी लक्षण दिखने लगे थे। ठीक है, लेकिन फिर जनपद काल, महाजनपद काल आया, बुद्ध आया, फिर धीरे धीरे इनकी स्थितियों में बहुत गिरावट आई स्त्रियों की। ठीक है, फिर गुप्त काल में जो सामंतवाद आया, फिर तो स्थिति इनकी बहुत ही खराब हो गई थी महिलाओं की। ठीक है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखो, जो इनके पदाधिकारी होते थे ऋग्वेद के, ठीक है, उनको रत्नी कहा जाता था। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रत्नी शब्द किससे रिलेटेड है, तो उनके जो अधिकारी हुआ करते थे उनसे रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना। राजा सहित कितने रत्न हुआ करते थे, 12 रत्नी हुआ करते थे राजा सहित। ठीक है, राजा को हटा दिया तो 11, नहीं तो राजा को मिला के 12, जो उनके ऑफिसर्स बोल सकते हैं, अधिकारी, पदाधिकारी बोल सकते हैं, उनको रत्नी कहा जाता था। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, पूर्व शब्द आया। पूर्व शब्द का मतलब होता है दुर्गपति। ठीक है, यानी कि जो किलों का जो रक्षक हुआ करता है उसे दुर्गपति बोलते हैं, यानी कि उसको, उसके लिए जो शब्द आया उसे पूर्व बोलते हैं, पूर्व। ठीक है, दुर्गपति हुआ करता था। ठीक है, किलों का रक्षा करने वाला। स्पर्श शब्द आया। स्पर्श आया गुप्तचर से, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, गुप्तचर के लिए क्या शब्द आया, तो स्पर्श, या फिर स्पर्श जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है, किसके लिए है, तो गुप्तचर के लिए। ठीक, और जो उग्र शब्द है वो संभवतः पुलिस कर्मचारी हुआ करते थे। ठीक है, पुलिस कर्मचारी जो हुआ करते थे उन लोगों के लिए शब्द आया उग्र, तो ये याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। आगे देखो, आगे है इनका सामाजिक जीवन। ठीक है, तो अपन क्या राजनीतिक जीवन तो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अपन समझ चुके हैं इनका समाज क्या था। ठीक है, इनकी राजनीतिक व्यवस्था की पितृसत्तात्मक था। ठीक है, जन्म में विभाजित थे, फिर विश्व में हुए, ग्राम, कुल में। ठीक, और राजा के बारे में समझ लिया, राजतंत्रात्मक था, राज्यभिषेक होता, वंशानुगत था, लेकिन फिर भी इन पर नियंत्रण किया जाता था सभा समिति द्वारा। ठीक है, बलि नामक टैक्स है, ये याद रखना इंपोर्टेंट है। ठीक, ठीक है, ये सब चीजें अपन समझ चुके हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। अब अपन समझते हैं इनका सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, समाज पितृसत्तात्मक था, मैंने बताया। ठीक, संयुक्त परिवार हुआ करता था। ठीक है, परिवार मतलब संयुक्त ही हुआ, ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, संयुक्त परिवार हुआ करता था। परिवार में पुरुष मुखिया का निरंतर था। ठीक, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। परंतु नारी को मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि अगर पितृसत्तात्मक समाज है तो नारी की स्थिति खराब हो गई, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो, स्त्रियों की स्थिति समझते क्या थी। यद्यपि ऋग्वैदिक समाज पुरुष प्रधान था, लेकिन स्त्रियों की दशा काफी अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, सभा समितियों में भाग लिया करती थी। ठीक, और देखो, पुनर्विवाह का प्रचलन था। ठीक है, ये दोबारा से विवाह कर सकती थी, इनका दोबारा विवाह करने का हक था। ठीक है, स्त्रियों का ऋग्वैदिक काल में। कन्याओं को उपनयन संस्कार का अधिकार था, मतलब उपनयन संस्कार होता था इनका, जिसके कारण वे क्या होती, पुरुषों की तरह शिक्षा प्राप्त करती थी। ठीक है, उपनयन संस्कार कन्याओं का भी हुआ करता था, जिससे वो पुरुषों की तरह शिक्षा प्राप्त करती थी। ठीक है, और यज्ञ करने का भी इनको अधिकार था। ठीक है, यज्ञ में बैठने का, यज्ञ में आहुति करने का, इस सब चीजों का अधिकार स्त्रियों को था। ठीक, तो याद रखना, इससे पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छी थी। ठीक है, इन सब चीजों का वर्णन ऋग्वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, आगे देखो, जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था, ये याद रखना। ठीक, फैक्चुअली क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। अमाजू शब्द का संबंध किससे है, तो जीवन भर कुंवारी रहती थी कन्या, उनका संबंध अमाजू से, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन बनता है। ठीक, आगे देखो,
ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा, ठीक है, विश्वारा, ठीक, आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो ऋग्वेद है उनमें सिर्फ पुरुषों का ही उल्लेख मिलता हो कि पुरुषों ने ही लिखा है, ऐसा नहीं है। उसमें लोपा है, मुद्रा है, घोषा है, सिक्ता है, अपाला, इस आदि विदुषी हैं जो स्त्रियां, उनका भी उल्लेख मिलता है। इन्होंने ऋग्वेद की कई ऋचाओं का वर्णन और कई ऋचाओं की रचना की है इन्होंने। ठीक है, ठीक, तो इन्हें ऋग्वेद को लिखने का, उस पर बोलने का पूरा पूरा अधिकार था इनको। ठीक, स्त्रियों को, जो कि वर्णन मिलता है ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, वैसे और भी है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, लोपा, मुद्रा, उषा, ये सब, अपाला। ठीक है, याद रखना। आधुनिक काल की कृतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का उल्लेख नहीं मिलता। मतलब जो आधुनिक काल की कृतियां थी, आधुनिक काल में जो कृतियां हैं जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सभी का वर्णन ऋग्वैदिक काल में बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, ये चीजों से काफी दूर थे। यहाँ पर किसी चीज का वर्णन नहीं है, ना ही बाल विवाह, ना ही दहेज प्रथा, ना ही पर्दा प्रथा, सती प्रथा। ठीक है, इन सब चीजों का वर्णन उसमें है नहीं ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो ये याद रखना। ऋग्वेद में जायदस्तम शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, जायदस्तम, जायदस्तम शब्द का उल्लेख मिलता होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, पत्नी ही घर है। ठीक है, ये याद रखना। जायदस्तम का मतलब होता है पत्नी ही घर है। ये ऋग्वेद में वर्णन मिला है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसे बहुती कहते थे। बहुती, ठीक, ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो उपहार दिए जाते थे विदाई के समय उसे क्या कहते थे, तो बहुती कहती थी। ठीक, याद रखना। दास प्रथा का प्रचलन, ठीक, दास प्रथा का प्रचलन था इसमें। ठीक है, मतलब दास ऐसे नहीं थे जैसे आने वाले काल में, महाजनपद काल में, ठीक है, और फिर मौर्य काल में, इन सब चीजों में जो दास थे वैसे दास नहीं हुआ करते थे। आगे थी गुप्त काल में। ठीक, ये दास कैसे हुआ नॉर्मली। ठीक है, इनको सिर्फ घर के काम काजों में लगाया जाता था। बाहर जैसे कृषि वगैरह और कुछ काम है तो उनमें नहीं लगाया जाता था। ये इस प्रकार के दास थे। मतलब ठीक है, दास ऐसे नहीं थे जो बाद में जाके दासों की स्थिति खराब हुई, वो दास नहीं थे। ठीक है, नॉर्मली दास थे, इनको घर में के कामों में लगाया जाता था। ठीक है, बाहर का कोई काम नहीं किया जाता था, ना ही कोई कृषि करवाई जाती थी इनसे, ना कोई बड़ा ऐसा काम किया जाता था। ठीक है, और दास कौन हो जाते थे, ऐसे ऐसे मान के चलो जैसे किसी ने ऋण ले रखा है, ठीक है, ऋण लिया लेकिन उसने नहीं चुका पाया तो उसको क्या है, घर पे रख लेते, काम करवा देते, उसे दास बोलते थे। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक, ठीक है, और इनके इसमें देखो, गाय को अघन्य बोला गया है, न मारने योग। ठीक है, तो ये अघन्य शब्द, ये कई बार ये भी क्वेश्चन है पूछा है, अघन्य शब्द किससे रिलेटेड है, तो गाय से। इसका अर्थ क्या होता है, न मारने योग। गाय को न मारने योग बताया गया है ऋग्वैदिक काल में। ठीक, तो अघन्य शब्द आया, ये याद रखना, शब्द अघन्य। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे यानी कि आर्य जो लोग थे मूलतः शाकाहारी थे। ठीक, परंतु विशेष अवसरों पर मांस का भी प्रयोग करते थे। तो क्वेश्चन है अपन जैसे आए तो अपन में दोनों अगर ऑप्शन में शाकाहारी मांसाहारी तो दोनों थे। ठीक है, याद रखना। आर्य लोग और पेय पदार्थों में सोमरस का पान किया करते थे। ठीक, तो याद रखना। ठीक है, और देखो, और क्या देखो, 10वें मंडल में मैंने बताया था, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ऋग्वैदिक काल में इनका जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पुरुषोक्त, जो इसका पुरुषोक्त है उसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि यानी कि विराट शब्द आया, विराट यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, और उनकी भुजाओं से क्षत्रियों का, और जंगों से वैश्यों का, और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। ऐसा इसमें पुरुषोक्त में बोला गया ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में, तो 10वें मंडल में ऋग्वैदिक काल का। ठीक, याद रखना। ठीक, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, और पैरों से शूद्र। ठीक, लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था थी, आज की व्यवस्था यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो व्यवस्था गड़बड़ाई, ठीक है, वो क्या थी, उससे बिल्कुल अलग थी। ये जन्म पर आधारित नहीं थी, ये कर्म पर आधारित थी जो वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, और ये वर्ण व्यवस्था आई क्यों थी, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, समाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए व्यवस्था आई थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कार्य सौंप दिए गए थे, उनके कौशल के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर।
ठीक है, ना कि जन्म के आधार पर। जिसमें जो कौशल हुआ करता था, स्किल हुआ करती थी, ठीक, और जिसमें जो ज्ञान हुआ करता था उसी के आधार पर इनको डिवाइड किया गया था। ठीक है, और इनको डिवाइड किया गया था जिससे क्या हो चुके समाज जो है व्यवस्थित तरीके से चल सके। ठीक है, इसलिए इस व्यवस्था को लाया गया था, वर्ण व्यवस्था को। ठीक है, आज की तरह ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी इस टाइम पर, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, याद रखना, मानवीय संसाधनों का सही से जो उपयोग किया गया वो ऋग्वैदिक काल में ही किया गया है। ठीक है, कौन का किसका क्या काम था, कौन किस में परफेक्ट है, उस चीज को उसमें डिवाइड कर दिया गया कि ये काम तुमको दे दिया। भले ही तुम ब्राह्मण के घर में जन्म हुए, लेकिन अगर तुम में तुम्हारी शक्ति है, तुम में ताकत है, शारीरिक ताकत है, तुम्हें क्षत्रिय का कार्य दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं। और तुम अगर क्षत्रिय के घर में जन्म हुए और लेकिन तुम्हें ज्ञान है, ठीक है, वेदों का ज्ञान है, नॉलेज है काफी, तो उसमें क्या है, तो तुम ब्राह्मण बन जाओगे। तो ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या, जन्म पर आधारित नहीं होकर कर्म पर आधारित थी। ठीक, तो अपन एक शब्द में बोलें कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाई गई थी व्यवस्था थी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, जो जिसका वर्णन 10वें मंडल में मिलता है पुरुषोक्त में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक ठीक, और मैंने दशरथ का युद्ध बताया, तो उसमें बताए थे, ठीक है, जो युद्ध हुआ था वो भरत कबीला और इधर 10 जो लोग थे, ठीक है, इसमें 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे, उन लोगों के बीच में हुआ था। 10 कबीलों के बीच में, और भरत कबीला था, उसके राजा थे सुदास, उनके बीच में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था दशरथ का युद्ध, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो उसमें क्या था, जो भरत कबीला था जिसकी जीत हुई थी, यानी कि सुदास राजा की जीत हुई थी, और जो 10 इधर थे, 5 आर्य थे, 5 अनार, उनकी हार हुई थी। ठीक है, लेकिन उनमें से एक और कबीला था पुरु, जो हारा था, उनमें सबसे शक्तिशाली था पुरु। ठीक है, पुरु कबीला। तो भरत कबीला और पुरु कबीला के फिर बाद में क्या मित्रता हो गई। ठीक है, तो उन जब वे 2 लोग मिल गए, यानी कि 2 कबीले जब मिल गए, भरत और पुरु, फिर आगे जाके वो बना कुरु। ठीक है, याद रखना, ये अपन उत्तर वैदिक काल में समझेंगे। जनपद बन जाएगा, महाजनपद बन जाएगा। ठीक है, तो ये वही है, भरत कबीला मिलके प्लस कुरु कबीला मिलके कुरु का जन्म हुआ, यानी कुरु कबीले का या कुरु जन का निर्माण हुआ, ये याद रखना। ठीक है, तो ये क्या था, उनने इनकी सामाजिक व्यवस्था भी समझ ली। ठीक, और धार्मिक, सॉरी, राजनीतिक व्यवस्था भी समझ चुके हैं। ठीक है, सामाजिक भी समझ ली। ठीक ठीक, तो याद रखना, अगन्य शब्द जो क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था को ले किसमें, तो 10वें मंडल में, याद रखना। ठीक है, और एक चीज और समझो, देखो ऋग्वैदिक काल में जो न्याय हुआ करता है, न्याय की कम जानकारी मिलती है। ठीक है, बहुत ही कम, क्योंकि कब न्याय के लिए व्यवस्थाएं कब बनाई जाती है, अब समाज में बहुत गलत चीजें हो रही हैं, चोरी हो रही हो, ठीक है, या फिर हत्याएं हो रही है, सब चीजें हो रही हो, तब जाके न्याय के लिए न्याय व्यवस्था की बनाई जाती है। ठीक है, न्याय की व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन ऐसा ऋग्वैदिक काल में तो इतना होता नहीं था, इसलिए न्याय का वर्णन बहुत ही कम मिलता है इन चीजों का। ठीक है, अगर न्याय के लिए कुछ करना, छोटा मोटा काम होता था न्याय का, तो वो कौन करता था, वहाँ का जो पुरोहित हुआ करता था, राजा जो पुरोहित रखता था। तो ठीक है, तो पुरोहितिक न्याय का कार्य किया करता था। ठीक है, जैसे मैंने बताया था सभा समिति में। ठीक है, जो सभा होती थी वही न्याय का काम करती थी। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा अपराध माना गया है जिसमें ऋग्वैदिक काल में, वो था अपराध पशु चोरी करना। ठीक है, पशुओं की चोरी करना सबसे बड़ा अपराध माना गया, और पशुओं में भी सबसे ज्यादा गाय। ठीक है, अगर गाय की चोरी कर ली गई तो उसे क्या, कम से कम मृत्युदंड दे दिया जाता था, यहाँ तक होता था अगर गायों की चोरी हो गई तो, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसा होता था, या फिर उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या का दंड, जैसे अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी तो 100 गायों के रूप में लिया जाता था, दंड जो दिया जाता था वो 100 गाय। अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई, किसी ने कर दी, तो 100 गाय उसे देनी पड़ती थी। ठीक है, उसके परिवारजन को। ठीक है, तो ये होता था न्याय इस तरीके से। ठीक है, वो मृत्यु, मैंने बोला मृत्यु दंड वो नहीं दिया था उसके लिए, सॉरी। ठीक है, उसमें क्या होता था, 100 गायें दी जाती थी। ठीक, अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी। ठीक, लेकिन उस टाइम पे गाय की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, इसीलिए। ठीक, और ये सब चीजें हुआ करती थी। और दास के बारे में मैंने बता ही दिया है। ठीक है, दास प्रथा थी लेकिन इतनी प्रचलित नहीं थी, नॉर्मली घर के कामों के लिए यूज किया जाता था दास प्रथा को। ठीक है, और इनके अधिकारी हुआ करते थे, जैसे पूर्व मैंने बताया ध्रुव का अधिकारी। ठीक है, स्पर्शगुप्त, सब ये सब चीजें याद रखना। ठीक है, यहाँ पर अपन समझ चुके हैं। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाता है राजनीतिक व्यवस्था में। ठीक है, ठीक, पूर्व द्रौपदी ये राजा के अधीन हुआ करते, मतलब राजा के अधीन, यानी कि राजा इनसे
सहायता लेता था इनकी, ठीक है, उग्र हुआ करते थे पुलिस, ये सब चीजें इसमें वर्णन मिलता है, ठीक। तो ये क्या था, अपन राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में भी अपन समझ चुके हैं। अब अपन समझेंगे इनका आर्थिक जीवन, ठीक है। तो समझो, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, मैंने बताया था, क्योंकि अस्थायी थे, अर्धघुमक करते थे, एक स्थान पर थोड़े दिन के लिए रुकते थे फिर आगे जाते थे, यानी कि स्थायी नहीं थे, ठीक है। अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। शुरुआत में मतलब इनका पशुपालन पर अधिक महत्व था, क्योंकि कृषि कब होगी, जब एक जगह ये स्थायी हो जाएगी। स्थायी तो ये थे नहीं, तो कृषि को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, ठीक है। और जहाँ पर थोड़े दिन रुके वहां पर थोड़ा कुछ किया, खेती की, थोड़ा बहुत उगाया, फिर आगे चल दिए, फिर ऐसे करते थे, ठीक है। पशु इनके साथ हमेशा रहा करते थे, ठीक है। पशुपालन का अधिक महत्व हुआ करता था, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, पशुपालन में गाय का अधिक महत्व हुआ करता था, ठीक, मैंने बताया अभी। जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति गाय के नाम के माध्यम से ही दी जाती थी, ठीक। मैंने बताया था कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता तो 100 गायों का दंड हुआ करता था, यानी कि जिसकी हत्या की गई है उसके परिवारजनों को 100 गायें देने का दंड दिया जाता था, ठीक है। तो याद रखना जी, ठीक। तो यानी गाय का बहुत अधिक महत्व था। जैसे अब जैसे नाम भी दिए जाते थे, अभिव्यक्ति भी की गई थी गाय के माध्यम से, जैसे राजा को गोपति या गोप्ता, ठीक है। समय को गोधली, यानी कि गाय से ही रिलेट करके नाम रखे गए थे। दूरी को गाय गवयतु, ठीक है। और पुत्री को दुहिता, और धनी व्यक्ति को गोमती, ये सब गाय से रिलेट करके नाम रखे गए। तो समझो गाय का कितना महत्व हुआ करता था। तथा अतिथि को गोहन कहा जाता था, ठीक है। तो ये याद रखना। और गाय का ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख मिला है, ठीक, ये भी याद रखना, ठीक है। अगन्या मैंने बताया ही था, अगन्या कहा जाता है गाय को, ठीक। हाथी और बाघ का उल्लेख कम मिलता है, बल्कि ना के बराबर ही मिलता है ऋग्वैदिक काल में। बल्कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हाथी और बाघ का उल्लेख मिलता है, ठीक है, याद रखना। वहां पर गाय का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ऋग्वैदिक काल में गाय का उल्लेख मिलता है, हाथी बाघ का उल्लेख कम मिलता है, यानी कि मिलता ही नहीं है, ठीक है। और जो ऋग्वैदिक काल, तो उसमें घोड़ों का भी महत्व अधिक था, ठीक, मतलब घोड़े हुआ करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ये चीज है, याद रखना। आगे देखो, वास्तव में आर्यों की स्थिति का मूलाधार जो था वो पशुधन ही हुआ करता था, ठीक है। जो मुद्रा की भांति भी समझी जाती, यानी कि जो गाय थी वो मुद्रा की भांति, मतलब किसी को कुछ देना है अगर, तो गाय दे दी तो उससे कुछ ले लिया, ठीक है। तो ये सब चीजें मुद्रा के रूप में भी गाय का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। यानी कि मूलाधार जो था वो पशुधन हुआ करता था वास्तव में आर्यों की जो स्थिति थी, ठीक है। आगे देखो, भूमि जो हुआ करती थी वो निजी संपत्ति नहीं हुआ करती, मतलब किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है, किसी व्यक्ति की नहीं हुआ करती है, उस पर सामूहिक अधिकार होता है। जितने भी यार लोग, कभी लोग रहते थे, उस सभी लोगों की भूमि हुआ करती थी, ना कि इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी, ऐसा नहीं हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, ठीक, याद रखना। आगे देखो, पशुपालन की तुलना में कृषि का स्थान थोड़ा कम था, ठीक है। पशुपालन की तुलना में मैंने बताया कृषि का जो स्थान था या कृषि कम हुआ करती थी, ठीक, कृषि को महत्व कम दिया जाता था। 24 बार कृषि का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में 24 बार, और गाय का 176 बार मिलता है। तो इससे भी पता चलता है कि पशुपालन है वो अधिक महत्व रखता था और कृषि थोड़ा कम महत्व रखती थी, ठीक है। आगे देखो, एक ही अनाज, यानी कि अर्थात यानी कि जौ का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में, जौ का, ठीक है। शुरुआती ऋग्वैदिक काल में सिर्फ जौ का उल्लेख मिलता है, याद रखना, या जैसे यह बोलते हैं, ठीक। आगे देखो, जुते हुआ जो खेत हुआ करता था उर्वरा बोला जाता था, ठीक है, याद रखना। और सीता किसे बोला जाता था, हल से बनी नालियां, जो हल के द्वारा नालियां बना दी जाती हैं, ठीक है, बीज बोने के लिए, उसे हल से बनी नालियों को बोलते थे सीता। आगे जाके यही सीता एक जमीनी कर हुआ होने लगा था, ठीक है, जमीनी टैक्स पूछा जाए क्वेश्चन में कि सीता क्या हुआ, तो आगे जाके यानी कि जनपद काल तक आते आते ये क्या होगा, टैक्स के रूप में हो जाएगा सीता। लेकिन अभी यहाँ पर क्या, हल से बनी नालियां, ठीक, भूमि कर जिसे बोलते हैं, भूमि कर, सीता एक भूमि कर आगे चल के हो जाएगा, सब तुम समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर इसका जो शब्द है वो है हल से बनी नालियां, ठीक, याद रखना, ठीक। पर्यजन बोलते हैं बादल को, ठीक, और अवध बोलते हैं कुआ और कुब। ये सब मिले हैं तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। खासकर ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं, जुता हुआ खेत क्या कहलाता था, उर्वरा, और सीता कैसे कहते थे, हल से बनी नालियां, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया जाए कि ऋग्वैदिक काल में सीता क्या अर्थ था, तो हल से बनी नालियां, बाद में उत्तर वैदिक काल यानी महाजनपद काल आते आते क्या हो जाएगा, फिर ये सीता जो भूमि कर के रूप में हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। इस काल में बढ़ई, रथकार, ठीक, बुनकर, कुमार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है,
याद रखना, यानी कि बढ़ई वगैरह थे, लकड़ी का जो काम करते थे, रथकार, ये सब चीज वैदिक काल से यानी कि चली आ रही है, ऋग्वैदिक काल से। ठीक है, वो मैंने बताया था करंट के वर्ष में विश्वकर्मा योजना है, उसी इन्हीं चीजों को बचाए रखने के लिए, यानी बढ़ई है, जो छोटे छोटे शिल्पकार है उनको बनाए रखने के लिए विश्वकर्मा, और उनको बढ़ावा देने के लिए अपनी पारंपरिक जो शिल्पियां हैं उनको बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसलिए विश्वकर्मा योजना लाई गई है। ठीक, वो इससे रिलेट करके आएगी तो समझो। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं, बढ़ई, रथकार, बुनकर, कुम्हार आदि। ठीक, इन इनको मतलब कहीं ये विलुप्त ना हो जाए इनकी। ठीक है, क्योंकि इनकी जो है स्थिति वो कमजोर हो रही है। ठीक, इसी को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना आई है, करंट अफेयर्स में मैंने इसको समझा दिया था। ठीक, तो याद रखना। आगे देखो, कांसे एवं तांबे के शब्द के लिए अयस शब्द आया, तो याद रखना। ठीक है, तो पूछा जाए तो कांसे एवं तांबे के लिए अयस शब्द आया और सोना के लिए हिरण्य शब्द आया। तो ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता कि सोना का कौन सा शब्द यूज किया गया है ऋग्वैदिक काल में, तो हिरण्य शब्द। ठीक है, लोहे का उल्लेख नहीं मिलता, याद रखना। ऋग्वैदिक काल में लोहे का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई उल्लेख नहीं, याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लोहे का जो वर्णन है कि लोहे की जो खोज हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है, अपन समझेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो लोहे की जो खोज हुई है उत्तर वैदिक काल में हुई है, कि 1000 BC से लेकर स्टार्ट हो गया था लोहा। ठीक है, तो याद रखना, जिसको अपन आगे उत्तर वैदिक काल में अच्छे से समझेंगे। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है, व्यापार जो हुआ करता था वस्तुतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। मतलब ठीक है, वस्तु के लेन देन पर, एक वस्तु ले रही दूसरी वस्तु ले रही, तो वस्तु विनिमय पर आधारित था इनका व्यापार। ठीक है, और व्यापार का वर्णन कहीं बाहरी देशों से नहीं मिलता। ठीक है, आंतरिक और लोकल जो कबीले हो वहीं पर। ठीक है, लेन देन में गाय का प्रमुख माध्यम हुआ करती थी। ठीक, तो मैंने बताया, तो लेन देन में यानी कि पशुधन ही हुआ करता था इनका लेन देन का प्रमुख माध्यम। ठीक है, याद रखना। ठीक, ये शब्द याद रखना, व्यापारिक जो होते थे। ठीक है, व्यापार करने वाले होते तो पणी बोला जाता था। ये क्वेश्चन 2019 शायद या 20 में MPPSC में प्री में पूछा गया था, पणी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो व्यापार करने वाले व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें पणी बोला जाता था, ये याद रखना। ठीक, आगे देखो, विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क शब्द का भी उपयोग किया गया। ठीक है, निष्क शब्द का अर्थ होता है सोने का ढेर। ठीक है, मतलब सोने का ढेर या सोने की थोड़ी अधिक मात्रा उसे बोलती है निष्क। यहाँ पर और कहीं कहीं पर भी इसका वर्णन मिलता है, इसका अर्थ होता है सोने का आभूषण। तो याद रखना, गले में पहने जाने वाला सोने का आभूषण, उसका अर्थ होता है निष्क, या फिर सोने से रिलेटेड है, इतना याद रखना। या फिर सोने का ढेर हो सकता है, या फिर सोने का आभूषण जो गले में पहना जाता है, निष्क। ठीक है, लेकिन अगर सोना अलग धातु, सोना की बात करी जाए, सोना धातु, तो वो हो जाएगा हिरण्य शब्द। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, तो इनका यह क्या था, आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक जीवन में अपन समझ चुके हैं, कृषि आधारित कम, पशुपालन पर अधिक महत्व हुआ करता था। ठीक है, ये सब चीजें समझ चुके। आगे देखते हैं धार्मिक जीवन। ठीक, धार्मिक जीवन में क्या था, सभी देवता जो हुआ करते थे इनके प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हुआ करते थे। ठीक है, देवियों की नगण्यता थी, मतलब देवियों का कम वर्णन मिलता है यहाँ पर। जो सभी देवता वो प्राकृतिक शक्तियों के थे। ठीक, चाहे वो इंद्र हो, ठीक है, चाहे वो सूर्य हो, ठीक, वरुण हो, इन सभी का वर्णन मिलता है। ठीक है, देवियों की नगण्यता, यहाँ पर देवियों का वर्णन कम मिलता है। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। ठीक है, मतलब 3 श्रेणियों में बांटा हुआ था आर्य लोगों ने अपने प्रकृति के देवताओं को। एक थे आकाश के देवता। आकाश के देवता हम जैसे सूर्य, मित्र, आदित्य, ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वरुण, ठीक, अश्विन, घोष आदि, इन शब्दों का वर्णन किसके लिए किया है, आकाश के देवताओं के रूप में। ठीक है, याद रखना। अंतरिक्ष के देवताओं के रूप में इंद्र, ठीक है, रुद्र, मरुत, वायु, पार्जन, ठीक है, अपाह या फिर आपाह बोल सकते हैं। इन सब का वर्णन किया गया है अंतरिक्ष के देवताओं के लिए। ठीक है, पृथ्वी के देवताओं के लिए वर्णन किया गया अग्नि, सोम, यानी कि ये पृथ्वी के देवता थे, यानी कि ये पृथ्वी पर इनका अस्तित्व था। पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि, इन सब का वर्णन पृथ्वी के देवताओं के लिए किया गया है। यानी कि ये प्रकृति को साथ में लेकर प्रकृति को ही अपना भगवान मानते थे। ठीक है, उन्हीं के रूप में इन्होंने प्रतीक बनाया है देवताओं। ठीक है सर, मैंने बताया कि सभी देवता इनके प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हुआ करते थे, यानी कि प्रकृति इनके देवता हुआ करती थी। ठीक है, जो ये देखते थे उन्हीं को देवता मानते हैं। अगर बारिश करा रहा है तो वो इंद्र है। ठीक है, अगर प्रकाश मिल रहा है तो वो सूर्य देवता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रकृति को जो इनको दिख रहा है बस उन्हीं को भगवान मानते थे। ठीक है, ये सब चीजें थी वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, आगे देखो, ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो स्थान है वो इंद्र भगवान का है। ठीक है,
जिनको पुरंदर ही बोला गया ना, किलों को नष्ट करने वाला। पुरंदर मतलब किलों को नष्ट करने वाला। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि पुरंदर शब्द किसके लिए आया है और इसका अर्थ क्या होता है। तो पुरंदर शब्द इंद्र के लिए आया, इसका अर्थ होता है किलों को नष्ट करने वाला। ठीक है, याद रखना। वो प्रमुख देवता थे और इनका वर्णन 250 बार यानी 250 बार मिलता है, जो सबसे ज्यादा है। ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा बार किसी का अगर वर्णन मिला है, उल्लेख मिला है, तो वो इंद्र देवता का 250 बार। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। वर्षा का है ना देवता भी कहा जाता था। ठीक है, आज भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखो, दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो अग्नि थे। ठीक, अग्नि का वर्णन कितने बार? 200 बार मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, जहां तक कि ऋग्वेद का जो पहला मंत्र ही है वो अग्नि की स्तुति से ही आरंभ होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो अग्नि का कितनी बार? 200 बार उल्लेख मिलता है। और तीसरे जो प्रमुख देवता है वो वरुण थे। ठीक, जो जल निधि यानी कि पानी के देवता माने जाते थे, जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक, इनका वर्णन 30 बार मिलता है। ठीक है, तो याद रखना। वैसे तो कई देवता हैं, लेकिन जो 3 इंपोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बता दिए। ठीक, आगे देखो, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ठीक है, यानी कि वरुण जो थे जल के देवता थे, उनको क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन का रक्षण है। मतलब जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बनाए रखना, उसका संरक्षण करना, उसके रक्षक। वो कौन थे? वरुण को ही बोला गया है ऋतस्य गोपा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है? सोम, पेय पदार्थों के देवता। ठीक है, तो ये भी मैंने बताया, पेय पदार्थों के देवता कौन थे? सोम। और मरुत कौन थे? यानी मरुत वो आंधी तूफान के देवता। तो ये भी क्वेश्चन जैसे बन जाए कि मरुत शब्द का मतलब क्या है, तो आंधी तूफान के देवता। ठीक है, याद रखना। और जो देवताओं की उपासना की मुख्य रीति जो थी वो स्तुति पाठ करना। ठीक है, मैंने बताया गाना, गाकर, ठीक, गायन करना, प्रार्थना करना, ये इनकी स्तुति और यज्ञ करना, ये भी इनकी मुख्य रीति हुआ करती थी। ठीक है, उपासना यानी प्रार्थना करने की, भगवान से प्रार्थना करने की। तो वो स्तुति पाठ यानी गाकर और यज्ञ कर कर उपासना किया करती थी। ठीक है, याद रखना, देवताओं की उपासना करते। लेकिन स्तुति पाठ पर अधिक जोर दिया गया है। ठीक है, अगर दोनों में बात करी जाए, स्तुति पाठ और यज्ञ, तो स्तुति पाठ यानी गाकर, ठीक है, उसको प्रार्थना कर कर वर्णन किया गया है, उस पर अधिक जोर दिया गया है। यज्ञ का वर्णन मिलता है लेकिन यज्ञ को कम महत्व दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे देखो, आगे पूषण, ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता हुआ करते थे, पूषण। ठीक है, तो याद रखना, क्वेश्चन यही बनता है, पशुओं के देवता कौन थे? पूषण, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते ये शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल है। शूद्र क्या है? शूद्र कर्म के आधार पर है, या धीरे धीरे वो जन्म के आधार पर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो पशुओं को चराने वाला होगा यानी कि, ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे शूद्रों के देवता। तो अपन उत्तर वैदिक काल में उसको समझेंगे। लेकिन वही शब्द पूषण और ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता के रूप में वर्णित हुआ है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में क्या है। ठीक, तो ये सब चीज है। आगे देखो, ठीक है, अब प्रारंभ में क्या था, इनका धर्म के बारे में अपन थोड़ा समझ रहे हैं तो ये भी समझ लो। प्रारंभ में बहुल देववाद, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, बहुल देववाद का प्रचलन था, क्योंकि कई देवताओं का वर्णन मिलता है, इंद्र का मिलता है, ठीक है, वरुण का मिलता है, ठीक, अग्नि का मिलता है, इन सभी का वर्णन मिलता है, यानी कि बहुल बात है। फिर बाद में क्या हुआ, एक ईश्वरवाद की प्रमुखता स्थापित हो गई। ठीक है, बाद में जो एक ही ईश्वर को मानने लगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत में क्या थे, बहुल देववाद थे। ठीक है, याद रखना। मैंने बताया यज्ञों की तुलना में स्तुति व प्रार्थना का ही विशेष महत्व हुआ करता था। यज्ञों का हुआ करता था, लेकिन उसकी तुलना में स्तुति और प्रार्थना अधिक महत्व रखती थी। ठीक है, आगे देखो, उपासना का जो इनका प्रमुख उद्देश्य था वो लौकिक था, ना कि परलौकिक। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, जो उपासना करते थे देवताओं की, उसका जो मुख्य या प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था वो लौकिक हुआ करता था, ना कि परलौकिक। ठीक, तो याद रखना। तो ये क्या था, अपन समझ चुके हैं, ऋग्वैदिक काल का धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन। ठीक है, इसमें क्या ऋग्वैदिक काल है, कंप्लीट हो चुका है। अब अपन समझेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक, ऋग्वैदिक काल में अगर एक दो चीजें रहेंगी तो अपन उससे आगे वीडियो में समझ लेंगे, नहीं तो यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है इनका। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का। ठीक, तो ये चीज अपन सब समझ चुके हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन। और इसमें जो टर्मिनोलॉजी है मैंने हाईलाइट कर रखी है, उन्हें याद रखना, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चाहे एमपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक, याद रखना, प्री में कई बार पूछा भी गया। ठीक है,
या ऋग्वैदिक काल में जो मैंने बताया कि क्वेश्चन पढ़ी का पूछा गया था 2019 या 20 में शायद प्री में एमपीपीएससी का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक, तो याद रखना। तो ये चीज़ क्या अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।